अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आज़म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पत्थर दिल माँ और उसके 1 महीने के बच्चे और एक आवारा कुतिया का ये असल किस्सा। दोस्तों, इस किस्से को सुनकर कोई भी जज्बाती हो सकता है और किसी का भी दिल दहल सकता है। दोस्तों, एक पत्थर दिल औरत जब अपने 1 महीने के बच्चे को जंगल में छोड़कर, अकेला छोड़कर वहां से चली गई, तो उसके साथ वहां रहने वाली एक आवारा कुतिया ने क्या किया, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बगल की बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, जब इस कुतिया ने एक इंसानी बच्चे को जंगल में पड़े हुए देखा तो उसने वही किया जो एक रहमदिल माँ को करना चाहिए था। और उसके बाद इस कुतिया ने जो किया उसे देखकर सब हैरान रह गए। सेंटिनो नाम का ये बच्चा 2014 में अर्जेंटीना के एक शहर में पैदा हुआ और इसकी जालिम माँ इसे तब लाचार और मददगार छोड़कर चली गई जब वो सिर्फ 1 महीने का था, यानी कि 30 दिन का था। बजाय इसके कि वो इसे किसी यतीम खाने के हवाले करती, वो इसे एक वीरान जगह छोड़कर चली गई। और उसके बाद ये बच्चा बेयार और मददगार इस जगह पर पड़ा था। और इस उम्र में एक नौमालूद बच्चे का अपने आप के लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं था। अगर कोई जानवर इस बच्चे को पीने के लिए दूध भी देता, तब भी इस बच्चे का इस वीरान इलाके में जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। और इससे भी बढ़कर ये कि इसकी माँ ने इसको सख्त सर्दी के मौसम में इस जगह पर छोड़ा था। अब जुलाई में अर्जेंटीना का दर्जा तापमान बहुत कम होता है। अब इसका मतलब यही था कि अगर इस बच्चे को मदद ना मिली होती तो ये बच्चा बहुत जल्द ठंड से अकड़कर मर जाता। अगरचे इसकी माँ ये बच्चा यहाँ पर फेंक गई थी, लेकिन असल में ये बच्चा मुकम्मल तौर पर अकेला नहीं था। इस जगह पर एक आवारा कुतिया रहती थी जो कि अक्सर अपनी खुराक की तलाश में इधर उधर घूमती रहती थी। इस कुतिया को रोज बहुत खाना चाहिए था क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे जिंदा रहने के लिए इसी पर भरोसा करते थे। चुनांचे ये कुतिया अपने बच्चे पाल रही थी, इसलिए कहना गलत ना होगा कि इसमें ममता के जज्बात मौजूद थे। ये कुतिया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी और इतने में ही सेंटिनो नाम का ये बच्चा इसे यूं बेयारो मददगार इस वीरान जगह पर पड़ा मिला। इसने उस बच्चे को देखा और उसे वहां अकेला छोड़ना मुनासिब ना समझा। अब इस कुतिया को ही कुछ करना था और इसने जो किया वो देखकर हर कोई हैरत ज़दा रह गया। वो दौड़ती हुई वापस अपने बच्चों के पास आई और उनको दूध पिलाने के बजाय वो उनको एक एक करके उठाने लगी। ये कुतिया अपने बच्चों को एक एक करके उठाती और उसी जगह लेकर आती जहां वो बच्चा पड़ा था। कुतिया ने अपने तमाम बच्चों को लाकर उस इंसानी बच्चे के पास रख दिया और कुतिया ने उस इंसानी बच्चे के चारों तरफ अपने बच्चे रख दिए। और यूं इंसानी बच्चा और कुत्ते के बच्चे और इनकी माँ एक दूसरे के साथ सर्दियों की जमा देने वाली रात को गुजारने के लिए तैयार हो गए। इन जानवरों के जिस्म की गर्मी की वजह से ये छोटा बच्चा इस ठंडी रात में जिंदा रहा। और अगली ही सुबह पास में रहने वाली एक लड़की ने अपने घर के साथ मौजूद जगह से अजीबोगरीब आवाजें आती सुनी। उसे यूं लगा कि जैसे ये किसी इंसानी बच्चे के रोने की आवाज है और उसने खुद ही इस बच्चे की आवाज का पीछा करने का फैसला किया, क्योंकि उसको ये पता था कि आसपास का इलाका वीरान है और कोई भी इंसान इस जगह पर नहीं रहता। उस लड़की को अपने पैरों तले जमीन निकलती हुई महसूस हुई जब उसे यकीन हो गया कि ये एक इंसानी बच्चे की ही आवाज है। उसने इस इंसानी बच्चे को देख लिया था और इसने उस कुतिया और उसके बच्चों के साथ इस बच्चे को जुड़ा हुआ देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। लेकिन उसके पास इस खूबसूरत सीन को खराब करने के अलावा कोई चारा ना था, क्योंकि उसको यह अंदाजा नहीं था कि उस बच्चे को उसकी माँ ने कब बयारो मददगार इस तरह छोड़ रखा है। उस लड़की ने फौरन इस बच्चे को कुत्ते से अलग किया और जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंची। डॉक्टर ने फौरन बच्चे का इलाज शुरू किया। इसके साथ ही पुलिस को कॉल करके बच्चे के बारे में आगाह कर दिया गया। पुलिस फौरन हरकत में आई और इस बच्चे की असल मां को ढूंढ लिया। ये औरत 33 साल की थी और इसके साथ इसके और भी बच्चे थे। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाकी बच्चे भी इससे छीन लिए गए, क्योंकि जब वो 1 महीने के बच्चे के साथ इतना बड़ा और गंदा जुल्म कर सकती है तो किसी भी वक्त वो बाकी बच्चों के लिए भी खतरा साबित हो सकती है। इस औरत को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लेकिन उस औरत ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में किसी को भी पता ना चल सका। और जो लड़की इसे अस्पताल लेकर आई थी उसे बाद में ये समझ में आया कि इस कुतिया ने किस तरह से इस बच्चे को सर्दी से बचाया और ये कुतिया क्यों उस जगह अपने बच्चों को लेकर आई थी। अब दोस्तों, इसके बाद हम आपको एक और किस्सा बताते हैं, एक गोरकन यानी कि कब्र खोदने वाले का डरा देने वाला वाकया। आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाकया मेरे सगे भाई का है जिसका हश्र मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये देखकर मेरा रूह तक लरस गया। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर ईमान ताजा होने लग जाता है और मौत की याद एक लम्हे को अपने शिकंजे में लेने लगती है। अपने सामने बेशुमार कब्रें देखकर हमें जरी से आने लगती है, अपने कुछ गुनाह भी याद आने लगते हैं और उन पर पशेमानी भी होने लगती है। दिल दहल जाता है जब एक ख्याल जहन से गुजरता है कि कब्र के अंदर मुर्दे के साथ इस वक्त क्या मामला हो रहा होगा। मैंने अक्सर लोगों को कब्रिस्तान के पास से गुजरने से भी डरते हुए देखा है, क्योंकि उसका खौफ ही कुछ ऐसा है
रात के वक्त गुजरते हुए लोग यहाँ से फासला रख के चलते हैं, लेकिन मैंने जब आंख खोली थी तो मुझे कभी भी कब्रिस्तान से खौफ महसूस नहीं हुआ था। और वजह यह थी कि मेरे वालिद एक कारकुन थे और पिछले कई सालों से मेरे वालिद का यही काम था और हमारा घर इसी कब्रिस्तान के पीछे बना हुआ था। अक्सर औरतों की तदफीन का काम लोग रात को ही करवाते थे। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई था जो मुझसे 5 साल बड़ा था, और चंद माह पहले जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो एक नाकाबिले फरामोश वाकया है। मैं आज भी जब सोचती हूं तो मेरे जिस्म पर लर्जा तारी होने लगता है और दिल की धड़कन बंद सी होने लगती है। आज भी जब वो सब मुझे याद आता है तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमारे घर की पिछली तरफ कब्रिस्तान था जहां के कारकुन मेरे वालिद थे। कुछ माह पहले की बात है जब उस कब्रिस्तान में अजीबोगरीब वाकयात रोनमा होने लगे थे। जब भी वहां किसी जवान लड़की को कब्र में दफनाया जाता तो अगले रोज वहां मैयत गायब हो जाती थी, और हमारे इलाके के पुलिस वाले अभी तक उस चोर को खोज नहीं पा रहे थे। रात भर अपनी ड्यूटी देने के बावजूद भी वो मैयत चोर को ढूंढ नहीं सके थे, और पुलिस वाले आए दिन अब्बा को पुलिस स्टेशन लेकर तफ्तीश करने लगते। अब्बा काफी बूढ़े हो चुके थे। वो बेचारे यही कहते थे कि मैं वहां अब रात की चौकीदारी देने के काबिल नहीं रहा, सिर्फ कब्र खोदता हूं। अजीब बात यह थी कि अभी तक पुलिस वालों को इस चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया था जो कि ये सब कर रहा था, और अब तो लोगों के दिलों में इस कब्रिस्तान के लिए खौफ पैदा होने लगा था। कुछ लोगों का कहना था कि कब्रिस्तान पर सर्कस जिन्नों का साया हो गया है, इसलिए वो मैयत को खा जाते हैं। लोग इस कब्रिस्तान से खौफ खाने लगे थे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मैयत आ ही जाती थी, और अगर औरत की होती तो गायब जरूर होती थी। मुझे खबर सुनकर बहुत अफसोस होने लगा था कि हमारा मुआशरा जहालत की गहराइयों में डूब चुका है और औरत मरने के बाद भी कब्र में महफूज नहीं है। ये वाकयात आम हो रहे थे, और उन्हीं दिनों मेरे भाई अकबर की हरकतें कुछ मशकूक सी होने लगी थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने एक ऐसी बात छुपाई सबसे जिसकी वजह से हमारा घराना सबके लिए इबरत का निशाना बन गया। मुझे आज भी अपनी इस बात पर शर्मिंदगी है, और सोचती हूं कि मुझसे अगर मेरे रब ने पूछ लिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। और ये बात तब की है जब आए दिन औरतों की मैयत गायब हो रही थी। मेरा बड़ा भाई तो बहुत अच्छा था, लेकिन कोई काम नहीं करता था। मेरे अब्बू ने उसे कम उम्र में वर्कशॉप की दुकान पर डाल दिया, लेकिन चंद महीनों बाद वो वहां से भी भाग गया। वो हर वक्त घर पर होता था तो अब्बा कभी कभी उसे अपने साथ कब्रिस्तान ले जाते, लेकिन चंद माह पहले अब्बा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी और कब्र की खुदाई के लिए उन्होंने अकबर भाई से कह दिया। भाई मुंह बिगाड़ते हुए गया था, उसे काम पसंद नहीं था और अब्बा के सामने वो इनकार भी ना कर सका। अजीब बात यह थी कि वो असर के वक्त गया था और रात 2 बजे वापस लौटा था। हालांकि वो कामचोर किस्म का था और सुस्त और काहिल बहुत था। रात 2 बजे तक मुझे उसके इंतजार में जागना पड़ा, क्योंकि अम्मा और अब्बा जल्दी सो जाते थे। जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मैं कुछ परेशान सी हुई, क्योंकि वो हद दर्जा परेशान और बदहवास सा था। सर्दी के मौसम में भी उसके चेहरे से पसीना पानी की तरह बह रहा था। रंगत उड़ी हुई थी, आंखें बिल्कुल सुर्ख हो रही थी, कपड़े और हाथ पांव मट्टी से भरे हुए थे। वो जल्दी से घर में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। मुझसे कहने लगा, जल्दी से मेरे कपड़े निकालो, मैं नहाने जा रहा हूं। मैं उसे देखकर इसलिए भी परेशान हुई कि इस तरह की हालत उसकी पहले कभी नहीं हुई थी। वो जब नहा धोकर आया तो मैंने उसे खाने के लिए पूछा और उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि मुझे भूख नहीं है। और मुझे ये बात बड़ी ताज्जुब में डाल रही थी कि उसे भूख तो बहुत लगती थी और वो खाना खाए बिना ही कब्र की खुदाई के लिए चला गया था। मुझे कह गया था कि वापस आकर खाऊंगा, और अब तो खाना भी नहीं खा रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। न जाने उसे किस बात की बेचैनी थी। उस रात को वो सहन में चारपाई में डाले ही सो गया था। अगले रोज बाबा कब्रिस्तान से घर आए तो बहुत परेशान थे। अम्मा से कहने लगे, जिस लड़की की कब्र अकबर खोदने गया था उस कब्र से उस लड़की की मैयत गायब है। ये सुनकर अकबर भाई के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। वो उस वक्त खाना खा रहा था। अब्बा की बात सुनकर उसकी हालत अजीब सी होने लगी थी। अब्बा ने अकबर भाई को गौर से देखा तो उसकी रंगत उड़ने लगी। अब्बा ने कहा, तुझे क्या हुआ है? अब्बा के पूछने पर वो बौखलाहट का शिकार हो गया। उसकी आवाज में हिचकिचाहट सी आने लगी और कहने लगा, मैंने तो खुद कब्र ठीक से खोदी थी, मुझे नहीं पता। भाई के पसीने छूटने लगे थे। वो अटक अटक कर बोल रहा था। अब्बा ने कहा कि तू मगरिब के बाद फारिग हो चुका था, तू रात भर फिर कहां था? ये सुनकर अकबर भाई मजीद बदहवास हो गए और कहने लगे, मैं दोस्तों के यहां गया था, मुझे तो वैसे भी कब्रिस्तान से डर लगता है। अकबर भाई की आवाज उनका साथ नहीं दे रही थी। तब मैंने कहा कि तुम अपना काम करके सीधे घर आया करो, पुलिस आजकल बहुत चौकस हो गई है। जब भी कब्रिस्तान के इर्द गिर्द कोई नजर आता है तो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। अकबर भाई ने इस बात पर सिर हिला दिया, लेकिन चंद दिन बाद फिर वो घर से देर आया।
लेकिन पहले की निस्बत इस बार उसकी बदहवासी कम थी। और अगली सुबह फिर वही खबर सुनने को मिली और मुझे शक होने लगा, क्योंकि जिस सुबह मैयत गायब होती उससे पिछली रात मेरा भाई 2-3 बजे ही घर वापस लौटता। मुझे अपने भाई की हरकतें कुछ मशकूक सी लगने लगी थी और वो अब अक्सर रात को देर से आने लगा था। उसके कपड़े भी मिट्टी से भरे हुए होते थे और आते ही वो नहाने चला जाता था। और ऐसा तभी होता है जब किसी जवान लड़की की मैयत को दफनाया जाता है और अगले रोज एक खबर मिलती कि वो मैयत गायब हो गई है। एक बार मैं अपने भाई की अलमारी साफ कर रही थी, तब मुझे वहां एक ऐसी चीज नजर आई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वहां बहुत सारे पैसे थे। हालांकि भाई कोई काम नहीं करता था और मेरे वालिद को कब्र खोदने के इतने ही पैसे मिलते थे कि वो बमुश्किल बसर होती। फिर मेरे भाई के पास इतने पैसे कहां से आए? मेरा भाई जब भी देर से लौटता तो कुछ थका सा लगने लगता। मुझे अपने भाई पर शक होने लगा था। एक बार शाम के वक्त हमारे मोहल्ले की एक औरत का इंतकाल हो गया। उसकी कब्र की खुदाई मेरे अब्बा ने की थी, लेकिन भाई रात को 12 बजे चुपके से घर से निकल गया और मुझे न जाने क्यों यकीन था कि वो आज जरूर कब्रिस्तान जाएगा। इसलिए अम्मा की बड़ी सी चादर खुद पर लपेटकर मैं अपने भाई के पीछे निकल गई। जैसे जैसे मेरे भाई के कदम कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरा दिल बेचैन हो रहा था। न जाने क्यों, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैयत गायब होने के पीछे मेरे भाई का हाथ हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह था। मेरा भाई जो कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और वहां पहले से ही 4 और लड़के मौजूद थे। मैं एक दरख्त के आड़ के पीछे छुप गई और वो लोग एक कोने की तरफ बढ़ गए और एक गड्ढा खोदने लगे। और मुझे हैरत उस वक्त हुई जब भाई और 2-4 लड़के किसी गड्ढे में जा चुके थे और वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने शायद उसमें कोई सुरंग बना रखी थी और काफी देर बाद जब वो लोग यहां से बाहर निकले तो एक सफेद कफन में लिपटी लाश को अंदर से निकाल रहे थे और मेरा दिल ये देखकर धड़कना भूल गया था। उसके बाद वो इस मैयत को एक दरख्त के पीछे ले गए। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं वहां से वापस घर लौट आई, लेकिन मुझे अपने भाई से घुटन महसूस हो रही थी कि कोई किस कदर इतना बड़ा गुनहगार हो सकता है। और वो जो कर रहा था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रात को जब भाई वापस आया तो उसे देखकर मुझे उससे नफरत सी महसूस होने लगी। मुझे ये सोचकर भी खौफ होने लगा था कि कैसे कोई मुर्दा वजूद के साथ अपनी हवस पूरी कर सकता है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने खबीस भाई के बारे में पुलिस को बता दूं, लेकिन फिर बता नहीं पाई, क्योंकि अपने सगे खूनी रिश्ते के मामले में इंसाफ से चलना मुश्किल होता है। मैं भी शायद ऐसा हौसला नहीं रखती थी। मैं अपने भाई से नफरत तो कर सकती थी, लेकिन उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल सकती थी। इसीलिए मैंने चुप्पी साध ली। लेकिन कुछ दिन बाद जब अकबर भाई रात को देर से वापस आए तो बुरी तरह से चिल्ला रहा था। मैं डर गई थी। वो इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज पूरी गली में बुरी तरह से गूंज रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो अपना हाथ पकड़े हुए वो तड़प रहा था। उसका हाथ देखकर मेरी रूह लरस गई। उसका हाथ काले बालों से भरा हुआ था और उसमें से खून टपक रहा था। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? तो कहने लगा कि मैंने कब्र में हाथ डाला था जिस मुर्दे को शायद अजाब हो रहा था। मेरे हाथ में बिच्छू से चढ़ गए। शायद उन्होंने ही मुझे डंक मार दिया है और उसी के बाद मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। भाई के चिल्लाने की आवाज से मेरे अम्मा अब्बा उठकर आ गए और भाई ने उनसे झूठ बोल दिया कि कब्र खोदते वक्त उसका बटुआ कब्र में गिर गया था, इसलिए उसे निकालने के लिए उसने अपना हाथ कब्र में डाला था। लेकिन मैं तो जानती थी कि असल माजरा क्या था। मेरे वालिद ने बहुत सारे डॉक्टर को भाई का हाथ दिखाया, लेकिन उस पर हर दवा बेअसर थी और 4 दिन बाद वो इसी अजियत में मर गया। हम पर तो जैसे गोया कयामत टूट पड़ी थी। अम्मा तो बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। अब्बा भी बेजान से हो गए थे। हम पर बहुत बड़ा साया गुजरा था। लेकिन जिस बात ने हमें हैरान किया वो ये थी कि भाई का पूरा जिस्म खाली स्याह बालों से भरने लगा था और उसके चेहरे पर भी स्याह बाल उगने लगे थे। इससे पहले कि लोग हमसे उसके अमल के बारे में पूछते, अब्बा ने जल्दी से उसे गुस्ल देकर दफना दिया। लेकिन रात को कब्रिस्तान से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो हमारे सारे मोहल्ले ने सुनी थी, और वो आवाज मेरे भाई की थी। वो कह रहा था कि मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं बहुत अजियत में हूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये सब सुनकर हमारा सारा मोहल्ला खौफ जदा हो गया था। दिन रात अकबर भाई की कब्र से आवाजें आती रहती और लोग अपने कानों में हाथ लगाते रहते। न जाने ऐसा कौन सा गुनाह किया है इसने जो इसे ऐसी सजा मिल रही है। औरतें अम्मा से बार बार पूछती कि अकबर ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो अल्लाह ने उसे इबरत का निशाना बना दिया। अम्मा तो रोने लगती और कहने लगती कि मेरा बेटा तो बहुत भोला था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे भाई ने कौन सा गुनाह किया था। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन या रब्बुल अलामीन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।